हेलो कॉमर्स फैमिली। सो हियर आई एम नारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड की बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड आज का टॉपिक है हमारा बेसिक इशू इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक की, देन यहाँ पर आपका सारा ही सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। स्टार्टिंग से जो भी आपके टॉपिक्स थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं एंड आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ बेसिक इशूज के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। रेशनल ऑफ इकोनॉमिक reforms, strength in Indian national income since 1991, change in sectoral composition of national income, changes in occupational structure of Indian economy. So ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स से सारे ही टॉपिक अकॉर्डिंगली कंप्लीट करेंगे। एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़े से आप कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग से यहाँ पर कंप्लीट करें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले रेशनल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। The new economic policy NEP 1991 is response to the unprecedented economic crisis that the Indian economy was forced to face during the early month of 1990. यहाँ पर बोला है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 में, वो किस चीज का रिस्पॉन्स थी कि जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे इंडियन इकोनॉमी में, जो चीजें फेस करनी पड़ी थी अर्ली मंथ्स में 1990 के, तो उसके लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। इट शुड बी बोर्न इन माइंड दैट द इंडियन economy was facing the same problem of huge fiscal deficits, unsustainable current account deficit and inflation problem since independence। अब यहाँ पर बोला है कि ये भी माइंड में बॉर्न होना चाहिए था कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें इसी तरीके की और भी कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे ह्यूज फिस्कल डेफिसिट हो गया। फिस्कल के बारे में ऑलरेडी हमने एक लेक्चर में पढ़ा है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है एंड फिस्कल डेफिसिट्स क्या होते हैं। तो अनसस्टेनेबल करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया या फिर इन्फ्लेशन प्रॉब्लम हो गई। ये सारे टॉपिक ऑलरेडी हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। इन्फ्लेशन क्या है कि किसी भी वजह से जो प्राइस राइज होते हैं प्रोडक्ट्स के, वो इन्फ्लेशन टाइम होते हैं, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इकोनॉमी में इंडिपेंडेंस टाइम से फेस कर रही है इंडियन इकोनॉमी। द 4 मेजर कॉजेस फॉर दिस आर एज अंडर। इसके 4 मेजर सबसे बड़े कॉजेस जो हैं 4, वो कौन से कॉजेस हैं जिनकी वजह से ये होता है। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अब्रॉड रिजल्टेड इन लॉस ऑफ रेमिटेंस ड्यू टू द गल्फ वॉर। गल्फ वॉर की वजह से जो रेमिटेंस का लॉस हुआ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा मेजर कॉज हो जाएगा। सेकंड वन इज द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आफ्टर 1980। फिस्कल पॉलिसी जो हमारी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है उसमें हमने देखा था, फिस्कल पॉलिसी का जो लेक्चर किया है उसमें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था। 1980 के बाद जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी थी उसको रिजॉर्ट किया गवर्नमेंट ने, ये इसका एक कॉज था। एंड देन थर्ड वाज द सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है बीओपी जो है हमारा, वो अनसस्टेनेबल था, ठीक है। तो तीसरा रीजन ये हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज प्राइस सिचुएशन बिकेम वर्स ड्यूरिंग 1980। प्राइस सिचुएशन मतलब जो हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन या रेसेशन पीरियड जो हो जाएगा, डिफ्लेशन जो हो जाएगा, तो प्राइस सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा वर्स हो गई थी, बहुत ज्यादा खराब हो गई थी 1980 के टाइम में। तो ये सारे रीजंस थे, ये सारे मेजर कॉजेस थे इसके, ठीक है। ये हो गए हमारे रेशनल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में आगे पढ़ते हैं। द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 वर बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। देखो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे वो 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड थे। अब वो 2 प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे? फर्स्ट वन वाज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड सेकंड वन वाज स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। फर्स्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। पढ़ते हैं क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजिंग द मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉल्स फॉर एड्रेसिंग 3 इंटररिलेटेड इश्यूज। यहाँ पर बोला है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं उनको स्टेबलाइज करना 3 इंटर रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करते हुए, ठीक है। तो स्टेबलाइज मतलब मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी वो होती है जो पूरी कंट्री लेवल पे किए जाती है, ठीक है, टोटल जो होती है। द फर्स्ट ऑफ दीज इज कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। अब उन तीनों में से फर्स्ट हमारा कौन सा था? फर्स्ट था हमारा कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम फेस कर रही थी इकोनॉमी, तो उसको कंट्रोल करना। द सेकेंड इज फिस्कल एडजस्टमेंट। फिस्कल डेफिसिट हो रहा था तो उसकी वजह से यहाँ पर फिस्कल एडजस्टमेंट करना। एंड द थर्ड वाज बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट। बीओपी का
एडजस्टमेंट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 इंटर रिलेटेड इश्यूज थे यहाँ पर, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में बात की गई है कि भाई जो प्रॉब्लम इकोनॉमी फेस कर रही है उसको किस तरीके से स्टेबलाइज करना है। तो पहली प्रॉब्लम इन्फ्लेशन की होगी, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, स्टेबलाइज करना है। दूसरी प्रॉब्लम थी फिस्कल डेफिसिट की, तो फिस्कल एडजस्टमेंट करना है। तीसरी थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट करना है। फर्स्ट देखेंगे कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन क्या था। Since inflation increased the cost of production, it inimical the long run growth of the economy। अब देखो भाई, जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी एंड लॉन्ग रन इकोनॉमी की ग्रोथ वहां पर इनिमिकल हो जाएगी। अब यहाँ क्या बोला है कि इन्फ्लेशन जो है उसमें प्राइस बहुत ज्यादा राइज होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी वहां पर इंक्रीज हो जाता है। देन सेकंड देखेंगे फिस्कल एडजस्टमेंट। फिस्कल डेफिसिट कॉज एक्सेस एब्जॉर्प्शन ओवर आउटपुट। अब देखो फिस्कल डेफिसिट किस वजह से होता है, फिस्कल डेफिसिट का कॉज होता है जब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है एंड आउटपुट कम होता है। ह्यूज बजट डेफिसिट कॉज डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एज वेल एज करंट अकाउंट डेफिसिट। जब बजट का बहुत ज्यादा डेफिसिट हो जाता है तो वो किसकी वजह से होता है, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन की वजह से, और एज वेल एज करंट अकाउंट डेफिसिट भी उसके साथ साथ होता है, ठीक है। देन थर्ड इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट। करंट अकाउंट डेफिसिट आर एसेंशियली अ रिजल्ट एक्सेस इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट जो है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का यहाँ पर बोला है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो होते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कब होता है, जब इंपोर्ट ज्यादा होता है एंड एक्सपोर्ट कम होता है। एक्सपोर्ट से लेके इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। इंपोर्ट मतलब कि दूसरी कंट्री से हम ज्यादा परचेज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को कम सेल कर रहे हैं। दीज डेफिसिट विल फोर्स द कंट्री टू बोरो फ्रॉम अब्रॉड एंड यही डेफिसिट होते हैं जो कंट्री को फोर्स करते हैं कि कंट्री जो है वो अब्रॉड से बोरो करे, ठीक है, दूसरी कंट्री जो है उससे उधार ले। एज मोर फंड are diverted to meet these requirements, the country is faced with debt servicing problem। and जितना ज्यादा ये फंड जो है वो डाइवर्ट होता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो कंट्री किस चीज से फेस करती है, डेट सर्विसिंग प्रॉब्लम को फेस करती है। कि भाई जब जो भी कंट्री है, जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया अगर दूसरी कंट्री से अब्रॉड से जो है वो बोरो करेगी तो इंडिया के ऊपर डेट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इससे जो है डेट सर्विसिंग प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करेगी कंट्री। तो ये तीनों चीजें हो जाएंगी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में। 3 पॉइंट यहाँ पर बोले कि 3 इंटर रिलेटेड इश्यूज हैं, उन इश्यूज के बारे में हमने बात की। देन हम देखेंगे सेकंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। सेकंड है हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। सो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, दीज आर मेजर अंडरटेकन टू इंटीग्रेट इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड देयरबाय रीप द एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ बोला है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो एक मेजर है जो किस चीज के लिए लिया गया है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो इंटीग्रेट करती है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में, ठीक है। एंड उस इंटीग्रेशन का उसको ये एडवांटेज होता है कि इंटरनेशनल डिवीजन होता है लेबर का, ठीक है। द मेजर इन फॉलोइंग 4 एरिया आर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। अब यहाँ पर बोला है कि जो मेजर है वो 4 एरिया में यहाँ पर डिवाइड हुआ है। 4 पॉइंट्स आपको गिवन है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के। एंड फर्स्ट वन इज रिफॉर्म ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज, ठीक है। रिफॉर्म जो ट्रेड में और कैपिटल फ्लो में हुए हैं। एज फर्स्ट स्टेप इन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट द गवर्नमेंट डीवैल्यूड द इंडियन रुपी इन 2 स्टेप बाय 18% ऑन द 1st and 3rd of June 1991। सो यहाँ पर हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं 1991 की। तो बोला है कि फर्स्ट स्टेप जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट में लिया गया था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इंडियन रुपीज था, ठीक है, हमारी जो करेंसी है इंडियन रुपीज की, उसको डीवैल्यू कर दिया 2 स्टेप में, ठीक है। कितने परसेंट किया, 18% किया ऑन 1st and 3rd जून, 1 जून को और 3 जून को 1991 में। इट ऑल्सो एबोलिश द कैश कंपनसेटरी स्कीम। एक स्कीम थी CCS, कैश कंपनसेटरी स्कीम, तो गवर्नमेंट ने उसको भी एबोलिश कर दिया, उसको हटा दिया। इट वॉज फॉलोड बाय लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। और ये किसके द्वारा फॉलो की जाती थी, LERMS, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के द्वारा, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो जाएंगे हमारे रिफॉर्म इन ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज। एंड देन नेक्स्ट देखेंगे इंडस्ट्रियल डेरेगुलेशन।
many studies have pointed out that bureaucratic control and industrial licensing policy have discouraged industrial sector in our country. यहाँ बोला है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हमारा, उसका डीरेगुलेशन कैसे हुआ, डीरेगुलेशन जो हुआ था उसके बारे में देखेंगे. Many studies have pointed out, कई सारी स्टडीज इस बारे में हुई एंड उसमें ये पॉइंट आउट किया गया कि जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी का, कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको लाइसेंस की जरूरत होती है, बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनका लाइसेंस होता है उनका खत्म कर दिया जाता है, किसको लाइसेंस देना है किसको नहीं देना है गवर्नमेंट डिसाइड करती है. तो उस चीज को डिस्करेज किया यहाँ पर, इससे जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का हमारी कंट्री में जो है वो डिस्करेज हुआ. एंड थर्ड इज पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट. When the second 5-year plan was launched in 1956, the public sector was given importance. यहाँ बोला है जब सेकेंड 5-year plan लॉन्च हुआ था 1956 में, तो पब्लिक सेक्टर को यहाँ पर इंपॉर्टेंस मिली. पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है हमारा, गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है. However, over the year it failed to deliver both in terms of output and quality. But अगर कुछ सालों की बात करें, कुछ सालों बाद चलते चलते ऐसा हुआ कि जो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर जो था वो फेल हो गया दोनों चीजें डिलीवर करने में, कि भाई आउटपुट जितना देना है और क्वालिटी जितनी देनी है प्रोडक्ट की, तो वो दोनों चीजें वहां पर नहीं दे पाया. इट वॉज प्लेइंग विद लॉसेस विच प्रूव टू बी अ ड्रेन ऑन द इकोनॉमी. और इस चीज से क्या हुआ, इसमें बहुत सारे लॉसेस हुए जिसकी वजह से इकोनॉमी में ड्रेन हुआ एंड इकोनॉमी का यहाँ पर लॉस हुआ. तो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स और डिसइन्वेस्टमेंट समझ में आ गया. देन हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनल इनकम सिंस 1991. इंडियन नेशनल इनकम में क्या ट्रेंड्स रहे हैं 1991 से अब तक, ठीक है. सो यहाँ पर ट्रेंड्स की बात करते हैं. ट्रेंड्स का मतलब कि भाई पिछले कुछ सालों से या पिछले जो भी चीजें चलती आ रही हैं उसको हम ट्रेंड्स बोलते हैं. इंडियन इकोनॉमी विटनेस रैपिड ग्रोथ आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991. इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ हुई इकोनॉमिक रिफॉर्म के आने के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद 1991 में. बिटवीन 1991 टू 1992, 2012 एंड 13 इट्स नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनएनपी जो होती है इंक्रीज फ्रॉम 12,2,305 crore to 50,74,981 crore in 2012 and 13 and 2004 and 5 prices. यहाँ पर बोला है देखो 1991 से कितना यहाँ पर चेंज हुआ है, क्या ट्रेंड आया है. तो देखो 12 लाख से 50 लाख चेंज हुआ है, ठीक है. एंड दिस इज इम्प्रेसिव इन कंपैरिजन टू ग्रोथ परफॉर्मेंस इन अर्लियर पीरियड ऑफ प्लान डेवलपमेंट. और इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव कंपैरिजन होगा ग्रोथ परफॉर्मेंस को लेके, कि जो पीरियड यहाँ पर आपको गिवन है उस पीरियड में कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है, ठीक है. However, this performance is much below the expectation since, except in the 8th 5-year plan, the growth rate has been below the target. जबकि यहाँ पर इतनी ग्रोथ होने के बाद भी जो परफॉर्मेंस थी वो एक्सपेक्टेशन से लो थी, ठीक है. जो 18 5-year प्लान में यहाँ पर ग्रोथ रेट लिया गया था टारगेट पे, उससे यहाँ पर ग्रोथ उसकी कम थी जो एक्चुअल ग्रोथ हुई थी. फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल इनकम सिंस 1992. मेन फीचर क्या थे जो इंडियन नेशनल इनकम की ग्रोथ हुई, ठीक है. इंडियन नेशनल इनकम की जो ग्रोथ हुई, इंक्रीज हुई, तो उसके मेन फीचर्स क्या थे. फर्स्ट वन इज द ग्रोथ रेट इज एरेटिक. ग्रोथ रेट जो था वो एरेटिक था. एरेटिक मींस कि रेगुलर नहीं था, ठीक है, कि भाई इतने से इंक्रीज हो रहा है तो हो रहा है, वो इरेगुलर था. तो यहाँ पर ग्रोथ रेट जो इरेगुलर था वो उसका फीचर हो जाएगा. सेकेंड वन इज एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू बी मेन ड्रैग ऑन द इकोनॉमी. सो एग्रीकल्चर जो था वो कंटिन्यू ड्रैग हो रहा था, ठीक है, इकोनॉमी में, तो ये फीचर हो जाएगा एक. एंड थर्ड वन इज द ग्रोथ रेट इज मॉडेस्ट एंड इज कन्फाइंड टू फ्यू सेक्टर लाइक सर्विस, ड्यूरेबल, कंज्यूमर गुड्स. और ग्रोथ रेट जो था वो बहुत ज्यादा मॉडेस्ट था, बहुत अच्छा था. जो कुछ सेक्टर थे जैसे हमारे सर्विसिंग सेक्टर या ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स सेक्टर ले लें, तो उसकी वजह से यहाँ पर इंडियन नेशनल इनकम की ग्रोथ हुई. सो ये हो गए हमारे ट्रेंड्स. एंड फोर्थ वन इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या होते हैं. एन एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस. यहाँ पर बोला है कि जो एक एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसके लिए एक प्रॉपर
प्रॉपर यूज होना चाहिए। जो भी इसके रिसोर्सेज है, जिन भी रिसोर्सेज की कमी है, तो उनको अच्छे से यूज किया जाना चाहिए, तभी एक एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम वहां पर बन पाएगा। इन ऑर्डर टू प्रमोट efficiency and competitiveness of financial system, the government appointed the Committee on Financial Sector Reform 1991 and the Committee on Banking Sector Reform 1998 under the chairmanship of N. Narasimhan, the former governor of Reserve Bank of India. अब देखो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या आया कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म को इफिशिएंट करने के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम को इफिशिएंट करने के लिए, यहाँ पर उसकी इफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए एक फाइनेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट ने एक कमिटी अपॉइंट की फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म को लेके, एंड उस कमिटी का नाम था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म 1998। वो किसकी चेयरमैनशिप में आई? एन नरसिम्हन, और जो फॉर्मर थे गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, मतलब हमारी जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके वो गवर्नर रह चुके थे। ठीक है, उन्होंने उनके द्वारा वो कमेटी बनाई गई, गवर्नमेंट ने वो कमेटी बनाई एंड उनको चेयरमैनशिप उसकी दी गई। ठीक है, सो इससे जो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आए। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे चेंजेस इन सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम। क्या क्या चेंजेस आए सेक्टरल कंपोजिशन में नेशनल इनकम की? अकॉर्डिंग टू कूजनेट, द शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर इन नेशनल इनकम इज एन इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट इकोनॉमी। भाई जाहिर सी बात है कि अलग अलग सेक्टर्स जो होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, तो उसकी जो नेशनल इनकम है उसी के ऊपर उस इकोनॉमी का डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, अब देखो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर हो जाएगा, बिजनेस सेक्टर हो जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर हो जाएगा, फॉरेन सेक्टर हो जाएगा, तो जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके जो शेयर है नेशनल इनकम उनमें क्या हो रही है, तो वो एक इंपॉर्टेंट मेजर होता है कि भाई किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट का लेवल क्या है, किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, किस तरीके से डिक्रीज हो रही है। एडवांस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज हैव देयर एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटिंग फॉर अ लिटिल अराउंड 2%, while it developing countries the share of agriculture is very large। यहाँ बोला है कि जो एडवांस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज हैं उसमें एग्रीकल्चर का जो यहाँ पर शेयर है परसेंटेज, वो कितना इंक्रीज हुआ? 2%। जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें शेयर जो है एग्रीकल्चर का वो बहुत ज्यादा है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर लगभग हम अगर बात करें तो 70% है। ठीक है, 70% हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से होता है। सिंस एग्रीकल्चर सेक्टर कैन नॉट ग्रो एट मोर देन 4% अ ईयर, द हायर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर ट्रांसलेट इनटू लेसर ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है तब से ग्रो नहीं हो रहा है 4% से ज्यादा। ठीक है, हायर शेयर जो है एग्रीकल्चर में वो ट्रांसलेट होता जा रहा है लेसर में, कम में, मतलब जितनी ग्रोथ पहले हो रही थी अब उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। सो यहाँ पर आपको सेक्टर्स के बिना एग्रीकल्चर सेक्टर और अलाइड एक्टिविटीज दे रखे हैं, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर दे रखा है। तो यहाँ पर अगर आप 1992 से 1997, फिर 2002, फिर 2007, 12 एंड 13 तक अगर आप देखोगे तो यहाँ 24.2% है, 20.5%, 16.5, 13.2 एंड 11.9। तो अगर इस तरीके से आप देखते हो ईयर बाय ईयर तो यहाँ पर आप देखोगे कि डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, सो परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हो रही है। एंड अगर इंडस्ट्री सेक्टर का देखोगे सो इसमें ऑलमोस्ट स्लाइड सा चेंज है, 21, 21, 20 एंड 19। एंड सर्विस सेक्टर का देखते हैं 53.9, 58.1, 62.5 एंड 66.1, 68.8। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज हो रही है वो इंक्रीज हो रही है लगातार। ठीक है, ईयर बाय ईयर यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो भी हमारे सेक्टर्स हैं उसमें नेशनल इनकम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि भाई जितने भी सेक्टर है इकोनॉमी में उन सब की नेशनल इनकम मिला के जो होती है वही तो हमारी इकोनॉमी की टोटल नेशनल इनकम मानी जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें चेंजेस इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब जो ऑक्यूपेशंस होते हैं, ठीक है, जो काम होते हैं लोगों के। द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर रेफर टू द शेयर ऑफ ईच सेक्टर इन द टोटल एम्प्लॉयमेंट। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में देखेंगे कि जो शेयर है हर सेक्टर का टोटल एम्प्लॉयमेंट में, कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें कितने लोग काम करते हैं, कितना एम्प्लॉयमेंट है उसमें। ठीक है, सर्विसिंग सेक्टर है तो उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट है। इफ द लेबर फोर्स इज प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयड द इकोनॉमी विल एंजॉय हाई लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। अगर लेबर फोर्स जो है वो प्रोडक्टली एम्प्लॉयड है, उसमें जितनी होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयड है, तो इकोनॉमी जो है वो हाई लेवल का इनकम और आउटपुट
आउटपुट एंजॉय करेगी, क्योंकि अगर इकोनॉमी को अच्छे से चला, इकोनॉमी में अच्छी सी नेशनल इनकम लानी है, देन उसमें एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। सिंस 1991 देयर आर मेजर चेंजेस इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। 1991 से लेके ईयर बाय ईयर वहां पर बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस आए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, वो हम देखेंगे। सेक्टर्स आपको गिवन है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, सर्विसिंग में ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड अदर सर्विसेज। तो यहाँ पर अगर हम सारे सेक्टर्स का देखें तो यहाँ पर 1991 से आप 2011-12 तक देखोगे, सो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको गिवन है 66, 56, 58, 53, 48 डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखोगे एंड सर्विसिंग सेक्टर में देखोगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप देखोगे कि इंक्रीज हो रही है 12, 18, 18, 26, 24, ठीक है। एंड सर्विसिंग सेक्टर में 20, 25, 23, 25, 26, मतलब इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है, स्लाइड सा चेंज आ रहा है इसमें, ठीक है। सो ये हम देखते हैं कि कैसे चेंज आया है इंडियन इकोनॉमी के जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स है। आई होप समझ में आ गया होगा कि नेशनल इनकम जो है हमारी वो कैसे बनती है। पूरी इकोनॉमी, मान लो ये हमारी पूरी इकोनॉमी है, ठीक है, पूरी इकोनॉमी जो है उसमें इकोनॉमी हमारी कैसे बनती है, पूरी नेशनल इनकम कैसे लगाते हैं। अगर हमारी इकोनॉमी जो है वो 4 सेक्टर्स में यहाँ पर डिवाइड है, ठीक है, सेक्टर्स में डिवाइड है, तो जो सारे सेक्टर की इनकम यहाँ पर होगी, नेशनल इनकम जो होगी वो टोटल मिला के हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमी मानी जाएगी, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने देखा बेसिक इश्यूज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, क्या क्या इश्यूज हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कि भाई कोई भी इकोनॉमी है तो वो किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, या अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके क्या रीजंस हैं, यहाँ पर कैसे ट्रेंड चलते हुए आ रहे हैं उसके। सो फर्स्ट हमने देखा रेशनल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर रिफॉर्म्स आए, कौन कौन से पॉइंट हमने देखे, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में। देन नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो है 1991 से वो किस तरीके से आ रही है, कितनी इंक्रीज हुई है, एक्सपेक्टेशन से लेके, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशंस थी 5 ईयर प्लान के हिसाब से उससे कम हुई है ग्रोथ, बट ग्रोथ अच्छी खासी हुई है उसमें, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा चेंज इन सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम। सेक्टरल कंपोजिशन जो है नेशनल इनकम उसमें क्या क्या चेंजेस आए, एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है इंडियन इकोनॉमी का उसमें क्या क्या चेंजेस आए। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।